हेलो दोस्तों, नमस्कार। कर्मा आईएएस के यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। आज प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 5 का पॉलिटी का टेस्ट था, जिसमें शानदार क्वेश्चन थे। आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। चलिए बेटा, हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में इस बात को ध्यान रखना कि हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उससे संबंधित जितनी भी घटना है उस पर ध्यान देना है, उससे संबंधित फैक्ट याद करना है और जो ऑप्शन है उस पर भी विचार करना है। ठीक, पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? बेटा देखो, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार मार्च 1946 में किया गया। ध्यान रखना, संविधान सभा का गठन किसकी योजना के अनुसार? कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। और इस प्रकार से तय किया गया कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। एक समान जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं, एक प्रतिनिधि। इस आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों के रहेंगे, 93 देशी रियासतों के रहेंगे, 213 जो सामान्य सीटें रहेंगी, 296 में से 79 मुस्लिम सीटें रहेंगी और 4 सीटें सिखों की रहेंगी। क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि जनसंख्या में सामान्य हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अधिक है, इस आधार पर संविधान सभा की आलोचना हुई। और एक और संविधान सभा की आलोचना यह है कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया था। इस प्रकार की अलग अलग आलोचकों ने संविधान सभा की आलोचना की है। अगर हम इस बात को समझे कि हिंदुओं का निकाय कहने वाला कौन था, तो लॉर्ड विस्काउंट। ऐसे प्रश्न कई बार एमपीपीएससी में आ जाते हैं कि संबंधित कथन कहने वाला कौन। इसी प्रकार से ये भी प्रश्न आ चुका है कि संविधान सभा भारतीयों का इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होनी चाहिए। इस बात को कहने वाले थे महात्मा गांधी। एक राजनीतिक दल जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, स्वराज पार्टी। भारतीयों की औपचारिक संविधान सभा की पहली बार मांग करने वाले एमएन रॉय। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहने वाले लॉर्ड विस्काउंट थे। पहला प्रश्न हो गया बेटा, ध्यान रखना। जितनी बातें हैं सब प्रश्न से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलो, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है बेटा। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संसदीय शासन प्रणाली यूके से ली गई है, ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ये हो जाएगा बेटा 2, 1, 4, 3। सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न में ध्यान में रखने चाहिए, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा के महत्व और स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। तो अलग अलग एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। आप भी इस प्रकार के नेगेटिव मार्किंग में ऐसे प्रश्नों की तैयारी ठोस तरीके से करना बेटा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समिति उपसमिति। देखो बेटा, क्या करना है हमें? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बात समझ में आ गई? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान रखो। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस बात पे ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। बेटा, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे, तो ये सुमेलित नहीं है, गलत है। ठीक, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष एससी मुखर्जी, ये गलत है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी। तो इन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने का प्रयास किया है और ऊपर नीचे ऑप्शन दिए, तो ये बात हमारी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज के लिए तथा समिति, इसके अध्यक्ष के मुंशी, ये भी गलत है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तथा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें बेटा, तो 1, 2, 3 सुमेलित नहीं है। देखो ध्यान से समझना, कौन से सुमेलित नहीं है? 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। ये बात आप बहुत अच्छे से देख लो, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। कौन से सुमेलित नहीं है? 1, 2 और 3। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 है जो वो सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं बेटा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे? देखो ध्यान रखना, अगर हम बात करें प्रारूप समिति, आपने इस बारे में कई बार चर्चा की होगी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। एक प्रश्न ये बन जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे अंबेडकर जी के अतिरिक्त। अगर हम बात करें तो
आयंगर, अय्यर, मुंशी, केम मुंशी, सादुल्ला खान, माधव एन माधव राव और वीटी कृष्णमाचारी। 1 2 3 4 5 6 डॉक्टर साहब। ठीक, तो ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य हैं। अगर हम इसको ध्यान दें तो एकमात्र मूल रूप से कांग्रेसी थे केएम मुंशी। ठीक, गोपाल स्वामी अयंगर नहीं है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर नहीं है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला खान बेटा ये असम के मुख्यमंत्री भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व मतलब ब्रिटिश शासन में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के समय। तो एकमात्र प्रारूप समिति के कांग्रेसी सदस्य, मूल रूप से कांग्रेसी, ये केएम मुंशी है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। सभी का संबंध कहीं ना कहीं लॉ फील्ड से रहा है। विद्वानों की पूरी एक टीम है जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य हैं। याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। आजादी के पहले बंगाल के जैसुर कुल्ला नामक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग ने इनका समर्थन किया था, किंतु क्योंकि विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाएगा और उसके बाद कांग्रेस के एक सदस्य जयकर अपना इस्तीफा देंगे और मुंबई प्रांत से अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा। ध्यान रखना, तो एकमात्र प्योर कांग्रेसी केएम मुंशी डॉक्टर साहब संविधान सभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या, बहुत अच्छा प्रश्न है, एमपीपीएससी मेंस में आया है। महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 है बेटा, 15 है, जिसमें से कुछ महिला महत्वपूर्ण है, जैसे राजकुमारी अमृत कौर है, हंसा मेहता है। ठीक है, एक अगर हम बात करें कि एकमात्र मुस्लिम महिला, बेगम एजाज रसूल, बेटा ये बात ध्यान रखना, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। ठीक है। फिर इसी प्रकार से एकमात्र दलित वेलायुधन। ठीक, एकमात्र दलित महिला वेलायुधन, दक्षिणी वेलायुधन। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं। एकमात्र दलित, ठीक, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल आते हैं। एमपीपीएससी मेंस में आ चुका है प्रश्न कि संविधान सभा में, मेंस में आता 2 नंबर का, संविधान सभा में शामिल कुल महिलाओं की संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। कुछ महिलाओं का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, दक्षिणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला है, एकमात्र मुस्लिम महिला है बेगम एजाज रसूल। अन्य महिलाएं भी हैं जो संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ठीक है, अगली बात करें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान की विशेषताएं, स्रोत, विधि का शासन देखना है हमें कौन कौन से सही है। देखो ध्यान रखना, कौन कौन से सुमेलित है। विधि का शासन अमेरिका से नहीं लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति आयरलैंड से ली गई, ये गलत है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समानता और बंधुता का आधार फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से लिया गया है। 3 4 5 सही है बेटा, सुमेलित देखना था। ध्यान रखो, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। संयुक्त बैठक कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। समानता और बंधुता देखो ध्यान से समझना, 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है बेटा, 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श था। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, एक है विधि के समक्ष समता, ब्रिटेन से लिया गया है। एक है विधियों का समान संरक्षण, अमेरिका से लिया गया है। एक है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में इस बात का उल्लेख है कि
किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया बेटा जापान से ली गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। विधि की समक्ष समता ब्रिटेन, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। एक है विधि की सम्यक प्रक्रिया, वो अमेरिका का प्रावधान है, जिसको 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में उसको भी न्यायालय ने बोला कि भले संविधान केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान करता है, लेकिन हम मानते हैं कि भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया भी होनी चाहिए। तो सुमेलित है 345A। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। बिल्कुल सही। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ऐसा कोई अभिभाषण नहीं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में देखते हैं, इस पर भी विचार करते हैं। संसद के दोनों संयुक्त सत्र में एक साथ संवेद सदन, संसद के दोनों सदनों में बात, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, सब ऑप्शन एकदम क्लोज है। कई बार ऐसा पढ़ने से लगता है कि ये सही है, सही है, सही है, लेकिन हमें हमेशा आखिरी ऑप्शन तक आना चाहिए, डी तक आना चाहिए। अगर हम आर्टिकल 87 की बात करें तो आर्टिकल 87 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 87 बहुत अच्छा प्रावधान। 87 देखो, 86 में क्या है? 86 भी ऐसे ही समझ लो कि किसी भी सदन को संदेश भेजना या अभिभाषण है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ केवल अभिभाषण नहीं है, अनुच्छेद 87 भी है, तो अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण है। ठीक, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। किसी भी सदन को संदेश 86 के तहत कौन भेज सकता है? राष्ट्रपति। किसी सदन में या संयुक्त सदन के संवेद सदन में, ठीक है, ये अपन कह लें कि संवेद सदन के दोनों सदनों में किसके द्वारा विशेष अभिभाषण किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कब, कैसी स्थिति में? तो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात। प्रत्येक आम चुनाव का मतलब समझते हैं बेटा? प्रत्येक आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा चुनाव के बाद। भारत में आम चुनाव का मतलब लोकसभा चुनाव है। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक, ध्यान रखना, स्पष्ट रूप से 87 में इस बात का प्रावधान किया है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद की प्रथम बैठक, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति के द्वारा एक साथ संवेद सदन के दोनों सदनों में अभिभाषण किया जाता है। इसे हम 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है तो लगभग 6 बार राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा विशेष अभिभाषण किया जाता है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, भाषा को ध्यान रखना। संवैधानिक भाषा की अगर हम बात करें तो एक साथ संवेद सदन के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अभिभाषण किया जाता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात की प्रथम बैठक, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार का विशेष अभिभाषण दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा सदन को बताया जाता है कि सरकार की क्या क्या योजना है, कार्य योजना का विवरण दिया जाता है। और इसी के बाद सरकार के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा होती है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव गिर जाता है, लोकसभा से पारित नहीं होता है, तो माना जाता है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है। ठीक, मान लिया जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। 7वां क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा? तो बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख है, सही हो जाएगा। बी, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 विधि मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगर हम बात करें तो एक समानता का मूल अधिकार है। समानता के अधिकार का उल्लेख बेटा अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और अगर हम बात करें तो 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अभी मैंने चर्चा करी थी विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अभी अपन ने चर्चा करी थी विधि के समक्ष समता ब्रिटेन की है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 14 इस बात का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 कहता है स्पष्टता का। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का। उद्देश्य है कि आप एक प्रश्न के उत्तर के साथ साथ जितने उससे संबंधित अन्य फैक्ट हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 का कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? बहुत बढ़िया, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1993 का मामला है, ठीक है, कि शिक्षा के अधिकार के लिए प्रावधान किया गया कि शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं देह की स्वतंत्रता में शामिल होता है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश लगभग अगर मैं ध्यान दूं तो 1975 का मामला है, जिसमें कहीं ना कहीं निजता के अधिकार की वाद थी, जब एक पुलिस अधिकारियों के द्वारा गोविंद नाम के व्यक्ति के ऊपर बराबर इस बात को देखा जा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो उसने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। तो न्यायालय ने कहा था कि सामान्य रूप से जो व्यक्ति अपराधी भी हैं, छोटा मोटा अपराध करते हैं, उसके लिए आप ऐसी निगरानी नहीं कर सकते। सबको अपने जीवन में निजी रूप से जीने का अधिकार है। कोई बहुत गंभीर किस्म का अपराधी होगा जिसकी बिल्कुल संभावना है अपराध करने की, तो उसके लिए आप ऐसी निगरानी करें। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के लिए आप ऐसी निगरानी का प्रावधान नहीं कर सकते। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, इस मामले में यह निर्णय दिया था न्यायालय ने कि चिकित्सा प्राप्त करना जो है, चिकित्सा प्राप्त करना भी अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मामले में निवास का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट के रूप में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता में शामिल हो जाएगा। ऐसे आजकल ट्रेंड है, ऐसे आजकल नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेटा, तो ऐसे प्रश्नों के आने की बिल्कुल संभावना है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाला जो मामला था, तो उसमें इस बात का न्यायालय ने उल्लेख किया कि जो शिक्षा का अधिकार है उसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए। और इसके बाद संसद ने 86वां संविधान संशोधन किया। 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके तहत 21A का प्रावधान निर्धारित किया गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया। और इसी के तहत RTE पारित किया गया 2009 में, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न की तैयारी विशेष रूप से करें बेटा, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। ठीक, भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? PN भगवती सही है, HL दत्तू नहीं, जस्टिस खेर नहीं, दीपक मिश्रा नहीं, PN भगवती को। ठीक, जनहित याचिका का मूल रूप से उद्देश्य ये था कि अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था न्यायालय में मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपील का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी को मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, मूल अधिकार प्राप्त ना होने की स्थिति में, मूल अधिकार प्राप्त ना होने की स्थिति में व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। और इसी के तहत न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इस बात का निर्णय दिया कि भाई हर व्यक्ति के लिए सक्षम नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए यह ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस बात का प्रावधान किया कि जनहित याचिका को स्वीकार किया जा सकता है जहां समूह की तरफ से, समुदाय की ओर से, ऐसे व्यापक रूप से जिनके व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होना है, उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपील कर सकता है। इसे हम जनहित याचिका मानेंगे, PIL मानेंगे, और इसकी हम विशेष सुनवाई करेंगे ताकि लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हो। अनुच्छेद 32 इस बात का प्रावधान करता है कि मूल अधिकार प्राप्त न होने की स्थिति में व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। तो जनहित याचिका को प्रारंभ करने वाले PN भगवती, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, ऐसे न्यायाधीशों के नाम है। इस ऑप्शन पर अगर हम ध्यान दें तो इसका उत्तर हो जाएगा A। ठीक है, अगला, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? देखो वर्तमान में लिखा है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा A 6। B नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा। 6 वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, वर्तमान मूल अधिकार। ठीक, पहला समानता का अधिकार, बेटा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो इस प्रकार से हम देखें तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, 1 2 3 4 5 6। संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 में 300 का में रखा गया। अब वो एक विधिक अधिकार है, इस बात को ध्यान रखना। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। अब बेटा अब भी अपन ने चर्चा करी थी 86वां संविधान संशोधन 2002, 42वां 76 नहीं, 44वां 78 नहीं, 86वां 2002, 52वां 1985 नहीं, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेटा सी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये संविधान में कहां जोड़ा गया है? मूल अधिकारों में, अनुच्छेद 21A में, 21A में। ठीक, ये बात ध्यान रखना। 86वें संविधान संशोधन से 3 संशोधन हुए थे। पहला तो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 45 में 6 से 14 के स्थान पर 0 से 6 किया गया। 51A में मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसमें अभिभावकों से यह अपेक्षा की गई। ठीक, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, अभिभावकों से अपेक्षा की गई कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। ऐसा मूल कर्तव्य अभिभावकों के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 40, अच्छा डीपीएसपी है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संबंधी, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। भाग 4 में 36 से 51 में डीपीएसपी का प्रावधान है, आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी से संबंधित आर्टिकल पूछे गए, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, बी हो जाएगा। इस बारे में आप जानते होंगे, अच्छा प्रश्न है, जोड़ी जमाने में है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में 2 राज्य हैं, गोवा उत्तराखंड, जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है, बाकी अभी अन्य किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी। ठीक, तो कार्यपालिका की बात हो रही है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है, आर्टिकल 78 तक किया गया है। अगर हम बात करें कार्यपालिका के अंग, भारत का राष्ट्रपति सही, भारत का प्रधानमंत्री सही, भारत का महान्यायवादी सही, ये सब कार्यपालिका है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में, 52 में, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख करता है। ठीक, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री परिषद के बारे में उल्लेख करता है। तो इस प्रकार से देखें तो कार्यपालिका के अंग तीनों है, 1 2 3। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण, देखो राधाकृष्णन सर्वसम्मति से नहीं चुने गए, जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति नहीं चुने गए, ज्ञानी जेल सिंह 7वें राष्ट्रपति नहीं चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई। इसको इस रूप में याद रखो बेटा, कार्यकाल के दौरान ऐसे राष्ट्रपति जिनका इस्तीफा हुआ। भारत का इस संबंध में सौभाग्य है कि आज तक कार्यकाल के दौरान 2 ही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और कार्यकाल के पूरे होने के पहले उनकी मृत्यु हो गई। एक तो जाकिर हुसैन है, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद है। जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई तब जनता पार्टी की सरकार आई थी और उन्होंने बोला कि हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध रूप से हुआ जा सके, ऐसा एक प्रयास किया गया। बहुत सारे नामांकन भरे गए थे लेकिन नामांकन पत्र खारिज हो गए क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां निकली। फिर निर्विरोध रूप से भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजू रेड्डी, ध्यान रखना द्वितीय मतगणना में राष्ट्रपति बनने वाले वीवी गिरी, लेकिन निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजू रेड्डी। और नीलम संजू रेड्डी भी वो व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व लोकसभा के
अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये भी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया। बड़ा अच्छा प्रश्न है। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजू रेड्डी। ठीक। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, बिल्कुल सही है। विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, न्यायिक शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति, विधायी शक्ति। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 कहता है कि जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद सत्र में ना हो और देश को कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से द्वारा कानून लागू कराया जा सकता है। तो इस प्रकार जो अध्यादेश होगा वो उतना ही प्रभावी होगा जितना कि संसद के द्वारा बनाया जाने वाला कानून। किंतु इस बात को बेटा ध्यान रखना, जो हमेशा मैं कहता हूं कि ऐसा अध्यादेश को सदन की बैठक, क्योंकि आज नहीं तो कल बैठक होगी, क्योंकि किन्हीं भी 2 सत्रों के बाद अधिकतम अंतराल 6 माह, सदन की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन लेना अनिवार्य है। सदन की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन लेना अनिवार्य है। ठीक। तो इस प्रकार से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्तियों को जब हम देखते हैं तो विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वित्तीय शक्ति, इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियों का अलग अलग उल्लेख संविधान में है। तो अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। जो भी अध्यादेश होगा वो उतना ही प्रभावी होगा जितना कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून। अध्यादेश की स्थिति में जारी होगा जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। ऐसे अध्यादेश को सदन की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन लेना अनिवार्य। बेटा ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सूची 2 में दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 सही है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 सही है। संसद के सत्रावसान तथा भंग करना, लोकसभा को भंग किया जाता है अनुच्छेद 85 के तहत, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया 61, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की लघुकरण, प्रविलंबन, विराम, इस प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 26 में कार्यपालिका के अंग के रूप में किया गया है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो भारत सरकार की तरफ से विभिन्न न्यायालयों में अपना पक्ष रखता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्रों को आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान करता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। इस प्रकार का उल्लेख अनुच्छेद 85 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, बिल्कुल सही। अगला, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर गलत, लोकसभा की अनुशंसा पर गलत, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर सही, राज्यसभा की अनुशंसा पर गलत। देखो, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यस, लोकसभा क्या भंग हो सकती है? हाँ, लोकसभा भंग की जा सकती है। ठीक। अब लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से, लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। ठीक। इस बीच में लोकसभा को भंग किया जा सकता है या तो कार्यकाल पूरा हो जाए, पूर्ण होने पर, या तो सरकार के पास बहुमत ना हो, सरकार के पास बहुमत नहीं होने की स्थिति में भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है 83 के अनुसार। और इसी प्रकार से अगर मंत्रिपरिषद सलाह दे, कई बार मंत्रिपरिषद की मर्जी है भाई, बहुमत है तो भी हम चाहते हैं चुनाव कराना, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जब चाहे तब
लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो क्या लोकसभा भंग की जा सकती है? बिल्कुल लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये वो समस्त कंडीशन है जिसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर सी 18वें का। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रति वर्ष निर्वाचित होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रति वर्ष नहीं निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति होता है जो प्रति वर्ष निर्वाचित नहीं होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, देख लेते हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए, 6 वर्ष के लिए तो निर्वाचित होने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। तो देखो, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का पीठासीन अधिकारी का निर्वाचन होता ही नहीं है। ठीक है, अब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 63 इस बात का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आर्टिकल 89 जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद का उल्लेख किया गया है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। तो दिए गए ऑप्शन में बेटा सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा बी, ए, डी हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। कौन सा कथन सही है? हमेशा बेटा इस बात को देख लेना अपना OMR में गोला भरने के पहले कि क्या पूछा है, सही पूछा है कि नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना। तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाद और उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था का मिलान नहीं है पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो आ गया प्रश्न नहीं वाला, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे प्रश्न की टेस्ट के दौरान प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ऐसी जो अगर कोई गलती होनी है तो टेस्ट सीरीज के दौरान हो जाए बेटा। ये कितनी अच्छी बात है कि ऐसे प्रश्न हमको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं और ऐसे प्रश्नों को हम यहीं सॉल्व करना सीख लेते हैं। चलो, इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर, बिल्कुल सही बात है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह की सरकार ने लागू करी। उसके तहत मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था। 1992 में इंदिरा साहनी केस का जजमेंट आया और इस केस में पहली बार इस बात को बोला गया कि ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो किसी भी जगह हो, वो असंवैधानिक नहीं है। किंतु ओबीसी के आरक्षण के लिए एक प्रावधान का निर्धारण किया गया कि क्रीमी लेयर होगी जिसकी आय सालाना लगभग 8 लाख रुपए उससे ज्यादा है, तो वो क्रीमी लेयर के ऊपर होगा, उसको ओबीसी के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इंदिरा साहनीवाद वो मामला है जिसमें पहली बार क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया ओबीसी के आरक्षण के संबंध में। इसी प्रकार से विशाखा दत्त का मामला है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। ये भी राजस्थान का एक बड़ा मामला था। भवरी देवी केस ऐसा था जिसमें उनके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया था। उसके बाद कार्यस्थान पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उससे संबंधित विशाखा वाला केस है और इसमें अनुच्छेद 21 के तहत ये मामला उठाया गया था और महिला आयोग की अनुशंसा पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उसमें यह जजमेंट आया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी अपराध और रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था 2003 में। तो विशाखा केस वो है जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण का प्रावधान है। मेनका गांधी अनुच्छेद 21 से संबंधित नहीं है। कौन सा मिलान नहीं है? ठीक, मेनका गांधी यह अनुच्छेद 21 से संबंधित नहीं है। बेटा मेनका गांधी तो बिल्कुल अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है और ये गलत है। ठीक, ये तो गलत हो जाएगा। मेनका गांधी केस अनुच्छेद 21 से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बेला बनर्जी विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। बेला बनर्जी का जो मामला बेटा वो 1954 का है और ये कौन सा मामला था? इसमें संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है। और संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित जो प्रावधान बेटा आप इसको देख लेना, वहां पे हो सकता है इसमें गलती हो, आप देख लेना। इसका उत्तर एग्जैक्टली अपन देखें तो अगर ये है तो डी हो जाएगा, वो आप देख लेना। ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है और ये विदेश यात्रा वाला जो वो मेनका गांधी से, इसलिए अपन ये मान के चल रहे हैं कि देखो अगर दो तो गलत है, लेकिन क्योंकि ये टेक्निकल यहाँ भी मिस्टेक हो सकती है तो वो आप चेक कर लेना पेपर में।
तो बेला बनर्जी वाद वाला जो मामला है वो यहाँ उत्तर सही होना चाहिए। विदेश यात्रा का अधिकार है, क्योंकि विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो मेनका गांधी वाला केस है 1978 का। बेला बनर्जी का संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान है जिसमें मुआवजे का निर्धारण किया गया था। मुआवजा सही होना चाहिए। इसके बाद सरकार ने संशोधन किया, संविधान संशोधन, और मुआवजे को रकम में परिवर्तित किया। जो भी था, इस बात को समझे कि ये जो मामला है बेला बनर्जी का, वो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित मामला था बंगाल का। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेटा डी होना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ। ठीक है, एग्जैक्ट जो अपन देखे तो डी होगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वां, ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही, देख लो क्या है, सही है। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र या मृत्यु से लोकसभा स्वयं ही विघटित हो जाती है, गलत। ठीक है, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, किंतु शपथ लेने के 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य अनिवार्य रूप से होना पड़ेगा। संसद का सदस्य का मतलब है बेटा वो लोकसभा का भी हो सकता है सदस्य, ध्यान रखना, वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं हो प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के रूप में शपथ ले सकता है, किंतु शपथ लेने के 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना पड़ेगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि वो संसद का सदस्य हो, बल्कि इसका जब महत्व है कि वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। संसद का मतलब ध्यान रखना, संसद का सदस्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की शपथ लेता है तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो संसद का सदस्य हो, ना कि केवल लोकसभा का। ध्यान रखना इस बात को। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहला कथन केवल एक, प्रधानमंत्री के त्याग पर लोकसभा भंग नहीं होती, जब तक बहुमत है तब तक बनी रहेगी सरकार। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद गुलजारीलाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, तो नेहरू के बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री बने। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री की त्यागपत्र मृत्यु से लोकसभा भंग नहीं होती। लोकसभा का अपना कार्यकाल है, लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करती है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 21 का ए। अगला, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। आर्टिकल 75(2) कहता है कि मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। 75(3) कहता है, यही ध्यान दे दें कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस बात को ध्यान रखना, मंत्री परिषद के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को। यदि किसी मंत्री को बर्खास्त किया जाना है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। किंतु अगर हम बात करें कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। यदि किसी मंत्री के किसी निर्णय से सदन सहमत ना हो, यदि किसी मंत्री के द्वारा लाया गया बिल लोकसभा में पारित नहीं होता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना। तो मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखना, 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, संसद के रूप में नहीं होती है। कई बार बच्चा जल्दबाजी में संसद टिक कर देता है। अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है, सही। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, गलत। वह लोक वित्त का संरक्षक होता है, सही। 1, 3 है बी, 1, 2 सही नहीं, 2, 3 सही नहीं, उपयोग में से कोई नहीं। क्या है बेटा? सही है ना, पूछा है। चलो 1, 3 सही है। आप ध्यान रखो
क्या है प्रश्न? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, देखो तो ध्यान से समझो, आर्टिकल 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। 148 से 151 तक, जो कि संघ अथवा केंद्र, इसको अपन केंद्र समझ लेते हैं, केंद्र और राज्य दोनों का लेखा परीक्षण करता है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक ये अपना पद पर कार्य करता है। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम करता है। इस बीच में इसे हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। इस बीच में इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये बेटा वित्त का, लोक वित्त का संरक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों का भी परीक्षण करता है। राज्यों के खातों की रिपोर्ट ये किसको देता है? राज्यपाल को। ये बड़ी अच्छी बात है। राज्यों के खातों की रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल के द्वारा उसे विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। बेटा इसका उत्तर हो जाएगा डी, 90 दिन। एनजीटी का गठन 2010 में किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में गठित की गई एक न्यायाधिकरण संस्था है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय को 90 धारा है इसकी, धारा 22, एक बार चेक कर लेना, अभी श्योर नहीं हूं। धारा 22 के तहत दिए गए निर्णय को 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसकी मुख्य पीठ, ये प्रश्न कई बार आ जाता है, इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है। इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है और इसकी अन्य पीठ भी है। इसका एक फार्मूला है BPCL, ये मैंने अपने समय पढ़ने के दौरान याद किया था। भोपाल, पुणे, चेन्नई और L से कोलकाता, थोड़ा सा याद रखना। तो BPCL अपन लोग सुनते ही हैं। ठीक है, तो BPCL इसकी पीठें हैं, तो भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। तो ये बात ध्यान रखना, एनजीटी 2010 में बनी है। इसकी धारा 22 में लिखा है कि 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में इसके दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है। मुख्य पीठ दिल्ली में है। इसको एक बार चेक कर लेना है ना, ये मैं थोड़ा सा पुरानी मेमोरी के आधार पर बोल रहा हूँ। ये 90 दिन तो सही है, बाकी चेक कर लेना, हो सकता है भी अन्य पीठें और बन गई हो। तो भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता में इसकी अन्य पीठें हैं। ठीक, 25वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के संदर्भ में कौन सा कथन सही? अभी अपन ने बात करी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने थे, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत गलत। मंत्री लोकसभा के प्रसाद पर्यंत गलत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री भारत की जनता गलत। ठीक है, अब भी चर्चा की थी 75(2) की मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बेटा 25वां क्वेश्चन, शानदार प्रश्न, लगातार ऐसे प्रश्न आते हैं, बार बार हमारे दिमाग में प्रधानमंत्री की सलाह होती है। कई बार ऐसा होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो कई बार दिमाग घूम सकता है, एग्जाम का प्रेशर होता है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हम इसी टेस्ट सीरीज के दौरान जो हम प्रेशर का सामना करते हैं उसमें ही अगर हम गलती करते हैं तो ये गलती आगे नहीं होगी। तो ऐसी गलतियों को हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से सुधार सकते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पुराने साल के पेपर सॉल्व करें, घर में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, MCQs लगाएं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक, अगला प्रश्न है, टेस्ट सीरीज बेटा चल रही है। ठीक है, और बढ़िया, बहुत ही ऑनलाइन, बहुत ही कम फीस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इतने जो विद्वान लोग हैं, सभी शिक्षक कम से कम 10 से 15 साल के अनुभवी हैं और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिल रहा है फिल्म्स का। ठीक है, और एक बैच भी आ चुका है MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए, एक ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो ऑनलाइन बैच है उसकी फीस बहुत कम हो गई है। इसी साल की जो रिकॉर्डेड क्लास है वो अवेलेबल है, तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस तो बहुत ही कम है बेटा, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं आप। देखिए इतनी सारी सुविधा ऑनलाइन सेगमेंट में आपको प्राप्त हो सकती है। घर बैठे आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम।
नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय को रिट संबंधी अधिकार अनुच्छेद 226, उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या न्याय या निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति 137, उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन 124। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी ए का 3, उच्च न्यायालय का रिट संबंधी बी का 4, उच्चतम न्यायालय के अपने आदेश निर्णय सी का 2 और डी का 1। बी हो जाएगा बेटा, बी उत्तर सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 की भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। जो संसद के द्वारा जिसके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा, जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा, जिसके न्यायाधीशों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। ये बात आर्टिकल 124 में लिखी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, तो बेटा ये याद रखना, परामर्श अधिकारिता 143 नहीं आती है, अपीली अधिकारिता 132, 33, 34, 136 नहीं आती है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आर्टिकल 131। ठीक, रिट अधिकारिता के अंतर्गत भी नहीं आती, 32 के तहत भी नहीं आती है। ये बात बहुत अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट के मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 131 में किया गया है। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो केंद्र अथवा राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है, राज्य अथवा राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य, राज्य अथवा राज्य के मध्य विवाद होने की स्थिति में जो मामला है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया गया। बहुत शानदार मामला है, एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में भी प्रश्न आ चुका है, ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच में लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, संयुक्त सत्र की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 108 में है, यदि किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाए तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक की आशय की सूचना जाहिर की जाएगी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब अगर लोकसभा विघटित हो गई है तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। एक ऑप्शन है संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, गलत। संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, गलत। विधेयक व्यवगत हो जाएगा, गलत। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, जो समय निर्धारित किया गया है उस समय संयुक्त सत्र होगा और वो लोकसभा जो उस समय है वो उस संयुक्त बैठक में काम करेगी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति होने पर राज्यसभा का उपसभापति करेगा, तीनों के अनुपस्थित होने पर संयुक्त बैठक में तुरंत सदन निर्णय लेगा किसे अध्यक्षता करानी है। ठीक, तो अनुच्छेद 108 और संसद की प्रक्रिया के नियम के तहत इस प्रावधान का निर्धारण किया गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष, दोनों के अनुपस्थित होने पर राज्यसभा का उपसभापति, तीनों के अनुपस्थित होने पर तुरंत संयुक्त बैठक के दौरान निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि संयुक्त बैठक आहूत की जा चुकी है और लोकसभा का विघटन हो चुका है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक यथा समय होगी और वो जो लोकसभा है वो उस बैठक में भाग लेगी। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? राज्य के महाधिवक्ता से नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। देखो, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है, ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 222 के तहत, ये भी ध्यान रखो, अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति करेगा। इस न्यायालय
मतलब इस प्रकार के स्थानांतरण करने के पहले राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। यही प्रश्न है, ठीक है, बी हो जाएगा, ना कि राज्यपाल। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी 217 के अनुसार। ऐसी स्थिति में राज्यपाल से सलाह लेगा, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, लेकिन स्थानांतरण के संबंध में केवल मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह लेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक। चलो, नीचे दिए कथन पर विचार करो। इनमें से एक सही है और एक को ए, दूसरे को आर कहा गया, ठीक। भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य, बिल्कुल सही। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोनों बातें ए और आर दोनों सही व्याख्या है। देखो, ए कह रहा है कि ऐसा है और आर कह रहा है कि इसका उल्लेख 42वें संविधान संशोधन के तहत 76 द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल सही है और इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है, तो ये आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। ए सी और डी तो होगा नहीं, व्याख्या सही नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो ए सही है बेटा, ठीक। तो कई बार इस आधार पर भी दोनों सही है। अब दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, ऐसा तो हो नहीं रहा कि व्याख्या नहीं है, तो वो व्याख्या है वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलो, समानता का अधिकार, देखो सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण से के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। बेटा 1 2 3 4 एकदम शुरुआत में जब हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों की संख्या है, तब मैंने इस प्रश्न की चर्चा करी है, तो आप उसको देख लेना कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। समानता का अधिकार पहला मूल अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला, लेखानुदान का संबंध किस अनुच्छेद से? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। ए, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 114 है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक कहता है, क्या कहता है विनियोग विधेयक? कि संचित निधि में से कोई राशि संसद की अनुमति से ही निकाली जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो ऐसा संचित निधि में से राशि निकालने के लिए जो बिल आता है बेटा, वो विनियोग विधेयक कहलाता है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान का उल्लेख करता है। लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान, इसका उल्लेख बेटा आर्टिकल 116 में है, ठीक। अनुच्छेद 117, इस प्रश्न का उत्तर लेखानुदान का 116 हो जाएगा। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में कहता है, ठीक। तो ये सभी आर्टिकल की व्याख्या है। लेखानुदान वो होता है कि जब बजट प्रस्तुत होने के पश्चात जो 2 माह की राशि है, उसे अग्रिम रूप से पारित करा दिया जाता है 1/6, जो लगभग राशि होती है 1/6, 2 माह की राशि, उसे लेखानुदान के माध्यम से पारित करा लिया जाता है। वित्तीय वर्ष होता है बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अप्रैल और मई के में जो खर्च होना है राशि, उसको लेखानुदान के माध्यम से निकाल लिया जाता है। प्रत्ययानुदान वह अनुदान होता है जिसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी अनुदान की मांग में तुरंत कमी आ गई, या जो तुरंत हमें ऐसा चाहिए होता है कि जिसका उल्लेख नहीं है और हमें उसकी राशि की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख अनुदान की मांग के रूप में नहीं किया गया और हमें तुरंत इमीडिएट रूप से उसकी आवश्यकता है, तो इस प्रकार से इसको अपन मानते हैं कि एक ये चेक है, ब्लैंक चेक, कि सरकार को कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ चुकी है जिस पर सदन में बजट में चर्चा नहीं हुई,
तो ऐसी राशि को प्रत्यय अनुदान के माध्यम से निकाल लिया जाता है। और इसी प्रकार से अपवादा अनुदान है जिसका उल्लेख अनुदान की मांग के रूप में नहीं किया गया है। ठीक, प्रत्यय अनुदान वो है जो तुरंत चाहिए, इमीडिएट रूप से चाहिए, तो इसलिए एक राशि संचित निधि में से प्रत्यय अनुदान के रूप में रखी रहती है। इसको हम कहते हैं कि संसद के द्वारा सरकार को दिया गया ब्लैंक चेक है। तो लेखानुदान 2 माह की राशि 1/6, प्रत्यय अनुदान आवश्यकता पड़ने पर, अपवादा अनुदान जिसका उल्लेख अनुदान की मांग के रूप में नहीं है, इनका उल्लेख अनुच्छेद 116 में किया गया है। सी हो जाएगा इसका उल्लेख, इसका उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान होना चाहिए, बिल्कुल सही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। भाई ये तो अब ऐसा नहीं होगा ना कि ऐसा नहीं होगा, तो लिखा ही होगा, ये तो कॉमन सेंस है, ये भी सही है, इस बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए, सही है बेटा, है ना। ये लॉजिक के आधार पर हम देखें तो इसमें कोई भी कथन ऐसा नहीं है। हम सोच सकते हैं कि ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 पारित किया गया है, 1 अप्रैल 2010 से लागू है, उसमें ये पॉजिटिव पॉइंट तो होंगे ही, ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनमें से कोई भी एक बात ऐसी लिखी है जो गलत हो और जो नहीं होगी। 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, न्यायिक न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। बेटा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 226 में इस बात का स्पष्ट रूप से तो ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन 226 कहता है कि हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय संपत्ति से संबंधित मामले में, फंडामेंटल राइट के हनन के मामले में और संसद अथवा विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद होता है। तो बेटा ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि संसद सदस्य और विधानमंडल के सदस्य के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होगा उस पर निर्णय कौन देगा? तो उच्च न्यायालय देगा। और यह बात जो है वो उच्च न्यायालय के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, बात ध्यान रखना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद होगा सुप्रीम कोर्ट 71 के तहत। संसद अथवा विधानमंडल के सदस्य के निर्वाचन का मामला होगा तो हाई कोर्ट। ठीक, चलो अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? देखो 38 तो लोक कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, ये 38 में हो गया। 39A है, ठीक, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, ठीक। 45 में 0 से 6 तक के आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा का देखभाल। 43A कहता है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 43A में है कि प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। भाग 4 में DPSP में भी अलग अलग प्रावधान जोड़े गए, जैसे 48A पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण का प्रावधान करा गया 48A में। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो DPSP है भाग 4, उसमें बहुत सारे संशोधन हुए, उसी में से एक संशोधन 43A है कि प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से किसका सम्मान लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया बैंक चेक? अभी बात की थी बेटा, लेखानुदान नहीं, प्रत्यय अनुदान सही। अनुपूरक अनुदान 115 में ध्यान रखना, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान 115, बाकी तीनों का सम्मान 116 से है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्यय अनुदान। ठीक, ब्लैंक चेक कहा जाता है आकस्मिक रूप से, आकस्मिक राशि की आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यय अनुदान के माध्यम से राशि निकाली जाती है। यदि अनुदान की मांग
में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ती है तो उसे अनुपूरक अनुदान के माध्यम से 115 के तहत लिया जा सकता है। ये जितने भी अनुदान की मांगे हैं इनके लिए जो बिल लाया जाएगा बेटा वो विनियोग विधेयक होगा, क्योंकि ये सब राशि संचित निधि से ली जा रही है और संचित निधि में से कोई भी राशि निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। तो जितनी भी राशि ली जाएगी बेटा वो विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्लैंक चेक। अभी हमने चर्चा करी थी प्रत्यानुदान। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। 51 एक घा या डी, भारत की रक्षा करे आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहे। 51 का झा, जा, झा और झा, बेटा इसको अगर हम डी में देखेंगे तो ये एच होगा। ठीक है, कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, तो ये बेटा छा होगा, छा, झानी छा। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे जोड़ा गया। 51A, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इस प्रकार से वर्तमान मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक, तो एच में आएगा, छा में हो जाएगा। ठीक, एच आप चेक कर लेना, छा। चलो सी, अगला प्रश्न। संविधान सभा की प्रत्येक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार अल्पसंख्यक नियम कार्य संचालन राजेंद्र प्रसाद, आह्लादी कृष्ण सोमैया अय्यर, प्रत्येक समिति पट्टाभी सीतारामैया। गलत। ठीक है, अलग अलग समितियों के लोग हैं जो प्रत्यय समिति थी। ठीक है, इसे क्रेडेंशियल समिति भी कहते हैं, क्रेडेंशियल समिति। अच्छा प्रश्न है, इसका उल्लेख बेटा संसद की पार्लियामेंट की साइड में मिलता है कि कुछ प्रमुख 8 समितियां थी, उसमें से एक प्रत्यय समिति भी थी। तो इसके अध्यक्ष थे आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये देखती थी कि कौन सा व्यक्ति सही है, नियमों के अधीन कार्य हो रहा है कि नहीं। जितने भी परिचय पत्र प्रमाण पत्र इनके द्वारा जारी किए जाते थे। तो आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा की प्रत्यय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, निम्नलिखित विधेयकों में से किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? धन विधेयक संयुक्त बैठक नहीं होगी। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषा है, 109 में प्रक्रिया है। ये भी ध्यान रखना, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, की प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयक की बात करता है। साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 108 की बात करता है। अनुच्छेद 107 108 साधारण विधेयक, 108 संयुक्त बैठक। तो साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक है केवल 3 सी। ठीक, संविधान संशोधन के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं होगी। दोनों सदनों को पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन के बाद वह पारित माना जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं होगी। साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक हो सकती है। सी केवल 3। ठीक, बाकी सभी उत्तर गलत। सही है ना बेटा? सही उत्तर। ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम अध्यक्ष, सरदार हुकुम सिंह नहीं, कृष्णमूर्ति राव नहीं, एम ए अयंगर सही। ठीक है, अनंत सैनम अयंगर ये भारत की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं एम ए अयंगर। अच्छा प्रश्न है, एम ए अयंगर वो हैं जो इसके बाद अध्यक्ष भी बनेंगे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं एम ए अयंगर। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न,
निम्न कथनों पर विचार करो। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़े राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। बेटा ये गलत हो गया। पहला भारत में प्रथम चुनाव एमपीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न 1952 में 489 सीट के लिए पहला चुनाव हुआ। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। सेकंड नंबर पे जो विपक्ष का सबसे बड़ा दल आया था वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी थी बेटा, जो विपक्ष का दल था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता मिली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो थे वो 69 में मान्यता मिली बेटा। इस समय कांग्रेस में विभाजन हो गया था। राष्ट्रपति के चुनाव के समय कांग्रेस में विभाजन हो गया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार या इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में वीवी गिरी को उम्मीदवार बनाया और अपने लोगों से कहा कि उनको वोट दो। इसी समय कांग्रेस विभाजित हो गई। एक बनी कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर रिक्विजिशन, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। ओ इस समय विपक्षी थी और उसमें 1969 में विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। ठीक है, कांग्रेस की ओ पार्टी थी। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो नेता विपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। 75 नहीं बेटा, 55 सदस्य, 1/10 सदस्य और 55 सदस्य। ठीक, 1/10 या 55 सदस्य होंगे तो उन्हें विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिलेगी। सही है, तो ध्यान दो। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, तो केवल 2। ठीक, केवल 2 हो जाएगा। बी केवल 2। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रथम लोकसभा का गठन 17, असत्य चुनना है, ध्यान रखना। 17 अप्रैल 1952 सही। प्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 सही। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1953। बेटा ये यहाँ फंस गया है, 1952 होगा, 13 मई बिल्कुल सही है। देखो कितना शानदार प्रश्न है। देखो गठन अलग है, प्रथम बैठक अलग है। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम बैठक बेटा 13 मई 1952 को ही, ना कि 53 को, तो यही हो गया गलत। ठीक, तो ये हो गया गलत और ये उत्तर सही हो गया। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष अब भी चर्चा करी गणेश वासुदेव मावलंकर, तो सी उत्तर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 की है, ना कि 53 की। ठीक है, चलो अगला। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, मुख्य न्यायमूर्ति अलग, राज्य का राज्यपाल अलग, विधि आयोग अलग। राज्यपाल और उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पे हालांकि कोलेजियम प्रणाली वर्तमान में हो चुकी है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अन्य 2 न्यायाधीशों के परामर्श से, सुप्रीम कोर्ट के अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये बात ध्यान रखना। 43 का ए। 44 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? न्यायाधीशों को हटाने के लिए, ठीक है, सत्य पूछा। देखो हटाने के लिए और सत्य है, बहुत बढ़िया। संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, गलत। बेटा संविधान के उल्लंघन के आधार पर केवल राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ध्यान रखना। न्यायाधीशों को, ये कई लोगों ने मान के चला होगा, सही है, न्यायाधीशों को हटाने का आधार है, क्या आधार है? तो असमर्थता और साबित कदाचार। असमर्थता और साबित कदाचार के आधार पर किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर ठीक है, न्यायाधीश को हटाने संबंधी अधिनियम है, उसमें क्या प्रावधान है कि लोकसभा में 100 तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों की अनुमति से ही यह संकल्प प्रस्तुत होता है। तो ये गलत, 50-50 नहीं है, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50, गलत। ठीक, दोनों गलत। दोनों सदनों में प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 गलत हो गया। कुल संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से हटाया जाएगा। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखना कि किसी भी न्यायाधीश को साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है।
ऐसा संकल्प किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि यह संकल्प लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। यदि यह संकल्प राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। जिस सदन में संकल्प प्रस्तुत होता है, अध्यक्ष या सभापति के द्वारा संकल्प की जांच की जाती है। उसके द्वारा अध्यक्ष अथवा सभापति के द्वारा कमेटी बनाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, पारंगत विधिवेत्ता होते हैं। इनके द्वारा यदि दोष सिद्ध पाया जाता है, कदाचार, असमर्थता पाई जाती है, तो उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसके पश्चात उस सदन के विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प को पारित किया जाएगा। दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से संकल्प को पारित करेगा, राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी, तब जाके न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाएगा। बेटा तो यहाँ कौन से सही है पूछा है, तो ना तो एक सही, ना तो दो सही, ना तो तीन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं सही, डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें। भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। ठीक, 21 132 कर सकते हैं, 32 216 कर सकते हैं, 44 152 कर सकते हैं, 44 तो हटा ही दो, 17 भी हटा ही दो। अब 21 और 132 में अगर हम देखें तो मूल अधिकार है, तो 32 और 226 मूल अधिकार प्राप्त न होने की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ली जा सकती है। ये ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। 132 तो है केवल संवैधानिक अपील। ठीक है, संवैधानिक अपील का प्रावधान है कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में संवैधानिक मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अगला प्रश्न की बात करें। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास, बिल्कुल सही में की गई थी। ठीक, पहला कथन सही। दूसरा, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 गलत। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई, गलत हो गया। क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य है। ठीक, चलो, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक व एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, सही। ठीक, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय, 1 2 3 4 5, बेटा ये गलत है। ठीक है, अब कौन कौन से असत्य हैं, तो 2 और 4, बी हो जाएगा। असत्य ध्यान रखो, ये भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, 2 और 4 असत्य हैं। देखो, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये गुवाहाटी न्यायालय तक आएंगे। 2013 में, मार्च 2013 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये ध्यान रखना, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्वयं का उच्च न्यायालय गठित किया गया है। तो इसलिए ये बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा शानदार पॉइंट है। पूर्वोत्तर राज्य में इसको हटा दो तो इनका न्यायालय एक ही है जो गुवाहाटी तक आते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन 2013 में किया गया है, तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो केवल 2 और 4 गलत है। ठीक, असत्य चुनना है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 127। ठीक, कैसी स्थिति में? यदि सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूर्ण नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो कोरम पूर्ण न होने की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ध्यान समझना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न क्या है, नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, कैसी स्थिति में? 127 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं होता है तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आता है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो राष्ट्रपति टिक कर देता है। ठीक, अगली बात करते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। बलवंत राय मेहता 57 सही, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता, मोरारजी देसाई सरकार की समिति थी, इसने बोला था कि राजनीतिक दल भी शामिल हो। एक बात ये कही थी, ये महत्वपूर्ण थी, राजनीतिक दल शामिल करने की बात की थी।
शामिल हो। दूसरा, द्विस्तरीय पंचायती राज, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए ये बात कही थी इसने। एमएल सिंघवी संमति 86 की है, पीएन थुंगन समिति 88 की है। इन्होंने भी बोला कि संवैधानिक दर्जा मिले, दर्जा मिलना चाहिए, संविधान में प्रावधान होना चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बी उत्तर हो जाएगा बेटा। पंचायती राज से संबंधित है ये समितियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? चलो, सुमेलित नहीं है। विधानसभा की सीटें उत्तराखंड 70 सीटें हैं बेटा। इसमें देखो, आप जरूरी नहीं आप सभी याद कर लो, कुछ कम वाली याद कर लो, ज्यादा वाली याद कर लो। जहां चुनाव होना हो या हो रहा हो करंट में, वहां की सीटें याद कर लो। गोवा 40 है, उत्तर प्रदेश 405 नहीं 403 है। देखो यहां हो गया, ये सुमेलित नहीं है ना, चलो सी हो गया। मणिपुर 60 है, ठीक है। सिक्किम की भी याद रख लो, सिक्किम की बता 32 सीट है, ये याद रख लो। गोवा की याद रख लो, 40 है। सबसे ज्यादा याद रख लो 403 उत्तर प्रदेश की है। भारतीय संविधान क्या है? अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। चलो बेटा शाबाश। 40 तथा 500 गलत, 60 तथा 600 गलत, 50 तथा 600 गलत, 60 तथा 500 सही, बिल्कुल सही बात, बहुत शानदार प्रश्न। अनुच्छेद 168 कहता है प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी। 168 कहता है प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी। 169 कहता है विधान परिषद का उस साधन या सृजन। 170 कहता है विधानसभा की संरचना। 171 कहता है विधान परिषद की संरचना। ठीक, तो विधानसभा की संरचना के बारे में पूछा गया है। विधानसभा की संरचना के बारे में लिखा है कि किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 होगी। यही प्रश्न है, डी हो जाएगा। परिषद की अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 होगी। ठीक, तो 50वां प्रश्न है जिसका उत्तर हो जाएगा डी। शानदार प्रश्न है बेटा, एमपीपीएससी में ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, इसमें अब मध्य प्रदेश के इस टेस्ट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए थे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है? जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, क्या क्या सत्य नहीं है? तो प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। ठीक है, सत्य नहीं है पूछा है, ध्यान रखना, कभी भी असत्य लिखा है, सत्य के बाद नहीं लिखा है, अंडरलाइन जरूर करना है ना। सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल एच पाटस्कर जी थे। ठीक है, एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ लालजी टंडन है। ठीक है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे छोटा कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित बने। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में यदि हम देखें ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ये कथन जो गलत था वो लालजी टंडन वाला गलत था। ठीक है, कौन सा गलत था? लालजी टंडन वाला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ था ये गलत हुआ, क्योंकि लालजी टंडन जी का जन्म जो है वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ, जो कि यूपी में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना था। ये प्रश्न का आंसर हुआ सी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल एच पाटस्कर जी, सबसे छोटा कार्यकाल वाले कौन थे? पीवी दीक्षित। राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल सबसे कम कार्यकाल वाले, है ना, तो ये आपके पीवी दीक्षित रहे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 6 दिन के लिए भी बने थे। फिर देखिए
मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो ये बनाया गया था खंडवा के रहने वाले भगवंत राव मंडलोई, जिनके नाम पर आप देखोगे सुक्ता परियोजना का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो भगवंत राव मंडलोई जी को इनके बाद क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था। भगवंत राव मंडलोई जी यदि हम देखें खंडवा जिले से आते हैं। फिर बाद में जब चुनाव हुए तो कैलाशनाथ काटजू जी बने थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 1957 में पहले विधानसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी थी? जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तब मध्य प्रदेश में जो सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? 288 थी। ठीक है, अभी कितनी है? 230 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में 230 है। और 1 नवंबर 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले, ठीक है, ये कितनी थी? तो 1 नवंबर 2000 से पहले 320 थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। वर्तमान में कितनी है? 230 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 230 है। और पहली बार जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तब कितनी थी? 288 थी। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, यदि अभी हम वर्तमान में देखें, वर्तमान की जो 230 हैं इनमें से 35 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, नहीं देखें, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में वर्ष 2024-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? ठीक है, कार्य मंत्रणा में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति 2024-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है भैया? तो इसमें ध्यान रखना 14 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बन सकता है, करंट से भी संबंधित हो सकता है ये, और आपके सामान्य यदि हम देखें तो विधानसभा से भी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे? प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और फिर उपाध्यक्ष भी बने हैं। तो ये थे रामकिशोर शुक्ला जी। कौन थे भैया? रामकिशोर शुक्ला जी, है ना, रामकिशोर शुक्ला जी। यदि हम देखें तो ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम्प्ट स्पीकर भी रह चुके हैं रामकिशोर शुक्ला जी, है ना। तो ए इज द राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे रामचंद्र लाहौटी सर्वोच्च न्यायालय में किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? जी हाँ, रामचंद्र लाहौटी जी। ये यदि हम देखें तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर 35वें नंबर के क्या रहे थे? चीफ जस्टिस रहे थे, मुख्य न्यायाधीश। किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे कौन? रामचंद्र लाहौटी जी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय बल्लभ भवन की आधारशिला किसके द्वारा? बल्लभ भवन राज्य सचिवालय है और बल्लभ भवन कहां पर है? भोपाल में अरेरा हिल्स पर है। भोपाल में अरेरा हिल्स पर है। संचालनालय विंध्याचल भवन है। ठीक है, और इसमें पूछ रहे हैं कि भाई ये जो आपका बल्लभ भवन था इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो 1958 में एक तो इसकी आधारशिला रखी गई थी, 1958 में आधारशिला रखी गई थी श्री जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी आधारशिला भोपाल में रखी गई थी। मध्य प्रदेश का सचिवालय है। ठीक है, हाँ, इसका नाम वल्लभ क्यों पड़ा? वल्लभ क्यों बोलते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नामकरण किसके नाम पर हुआ है? नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। ठीक है, ये बात ध्यान। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्न कथनों का अवलोकन कीजिए। 73वें 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, 73वें 74वें संविधान संशोधन के अनुसार चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग वित्तीय आय में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का हिस्सा निश्चित करता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि भैया इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें यदि मैं आपको बताऊं तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सही है। सी इज द राइट। तीनों ही कथन सही, तीनों ही कथन एकदम क्या है? सही।
मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1962 में ये पारित किया गया था, 1962 में पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? ऐसा प्रश्न एमपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो आपसे ये प्रश्न आ सकता है। खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान की 11वीं अनुसूची 29 विषय हैं जिसमें नगर पालिकाओं से विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन पर पंचायतों पर विधि बनाने की, दोनों अपोजिट लिख दिए, दोनों अपोजिट लिख दिए, लिख दिए कि नहीं? दोनों। और इसीलिए दोनों, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पंचायत होना चाहिए था, नीचे नगर पालिका होना चाहिए, तो दोनों गलत लिख दिए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही क्या है? गलत है। ठीक है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? भैया राज्यपाल करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 में गठित हुआ। ठीक है, और जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मनोज श्रीवास्तव वर्तमान में चुनाव आयुक्त है, मध्य प्रदेश के वर्तमान चुनाव आयुक्त मनोज श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की किस धारा के अनुरूप, किस धारा के तहत किया गया? तो धारा 15 के तहत किया गया। किसका? राज्य सूचना आयोग का गठन। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जा रही है? ठीक है, एक और अच्छा प्रश्न पूछा है, एक और अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि कब से की जा रही है? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी? तो जब से, कब से? जब वो पदभार ग्रहण करने की, पदभार तो ग्रहण कर ले, घोषणा होगी लेकिन पदभार ग्रहण नहीं किया, तो कैसे आप उसकी काउंटिंग करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। मध्य प्रदेश पेशा अधिनियम कब से लागू है? तो भैया मध्य प्रदेश पेशा अधिनियम ये लागू है आपका 15 नवंबर 2022 से। ठीक है, कहां से लागू किया गया था? शहडोल से लागू किया गया था। ठीक है, सभी आदिवासी विकास खंडों में लागू है शहडोल से। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, ठीक है, मुर्मू जी द्वारा इसे लागू किया गया था शहडोल से। ठीक है, मध्य प्रदेश में। असत्य का चयन करिए। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, संघ लोक सेवा आयोग, ये आप देखो क्या लिखा है 312। ठीक है, क्या लिख दिया है? 312 संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? 315 है दोस्तों। ठीक है, क्या है? 315 है, तो ये गलत हो गया, आंसर है डी, है ना, आंसर है डी। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। ठीक है, जो राज्य में यदि हम देखें भूमि सुधार अधिनियम को, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में है भाई। किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आप सभी जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ। वर्तमान अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जब बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष, वो अभी भी अध्यक्ष है, लेकिन आपके उस समय उपाध्यक्ष पहले कौन बने थे? तो अरविंद पनगड़िया जी बने थे। कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? इनमें से, है ना, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सदरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। बताएं भाई, इनमें से कौन कौन है जिन्होंने पदभार, है ना, संभाला था? उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भी रहे हैं,
उपराष्ट्रपति पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी रहे हैं, तो आंसर 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी रहे हैं उप राष्ट्रपति, और शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति भी रहे, और फिर देश के 9वें राष्ट्रपति भी बने थे। कौन? तो आप देखोगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? ठीक है, कौन ऐसे प्रधानमंत्री इनमें से जो कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए? ठीक है, बहुमत साबित करने के पहले ही इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और ये थे कौन? चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इनमें से पुलिस समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों उस पर कार्य कर सकें। आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, विदेशी मामले पे सिर्फ केंद्र बनाएगा। ठीक है, विदेशी मामले पे केवल कौन कर सकता है? केंद्र नियम बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, तो इसमें देखो, हाँ, ये रेडियो, ये तो संघ सूची हो गई, पुलिस राज्य सूची हो गई। आपराधिक मामले पे राज्य भी बनाती है। किसी राज्य में देखो आप कि भाई किसी राज्य में जैसे धर्म परिवर्तन पर, किसी मध्य प्रदेश राज्य में ही है ना, धर्म परिवर्तन के बाद शोषण पे सीधा मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। तो इस तरीके से यदि देखें तो राज्य अलग आपराधिक मामले पे राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है विधि। सही सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्री दिए हैं, उनके कार्यकाल दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। तो एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997, चंद्रशेखर 1990 से 91, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2000, इंद्र कुमार गुजराल जी 1997 से 98। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें मध्य प्रदेश में संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण संस्थान। ठीक है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, वाल्मीकि संस्थान भोपाल में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो रहा है पचमढ़ी। ये कहां पर भैया? संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय पचमढ़ी में। श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बनने के पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री थी भैया? ये मध्य प्रदेश की जब राज्यपाल बनी, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है ये, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल रही है। ठीक, और मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनने के पहले गुजरात की सीएम थी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीपी राधाकृष्णन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के संदर्भ में बोल रहे हैं, है ना, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वे तमिलनाडु से, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो तीसरे उपराष्ट्रपति रहे, वे महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, उन्होंने 1999 में, मतलब तमिलनाडु से आने वाले तीसरे भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है, समझ रहे हो? और 1998 में कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव भी इन्होंने जीता था। 2025 में 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, तमिलनाडु से तीसरे व्यक्ति हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के क्रम के अनुसार बताइए। ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा, लालजी टंडन जी तो अभी रहे थे, भाई महावीर ये आपके सन 2000 में जब विभाजन हुआ तब हुआ। ठीक है, भाई महावीर, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, और सत्यनारायण सिन्हा। भगवत दयाल शर्मा भी काफी पहले हुए थे। तो यहाँ पे यदि हम देखें, जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, इनके समय हमने देखा था राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। ठीक है, 1977 में पहला राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय तो लगा था। फिर हम देखेंगे 1980 में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, तो तब थे भगवत दयाल शर्मा। भाई महावीर विभाजन के समय थे। ठीक है, और लालजी टंडन, ठीक है, ये 2019-20 में रहते, पद पर रहते हुए इनका भी क्या हुआ है? निधन हुआ 2019-20 में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्ट के बाद 1 3 इसी में आ रहा। फिर देखो, तो राम नरेश यादव भी हैं यार बीच में, सॉरी,
है ना। तो राम नरेश यादव जी का कार्यकाल 2011-16 रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, है ना, तो 1 2 फिर उसके बाद कौन से आ जाएंगे, 3 पर ही आ जाएंगे, तो ये आ रहा है 3 पर, फिर 5 पे आ जाएंगे, 4 पर। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। वे मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, सुमेलित करिए। कैलाशनाथ काटजू, गोविंद नारायण सिन्हा, अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोहरा, ठीक है। इस तरीके से आपके पूछा गया कि ये जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ये अन्य राज्यों में कहां पे यदि हम देखें तो राज्यपाल रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम जो अन्य राज्यों में क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। तो कैलाशनाथ काटजू जी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे, ठीक है। गोविंद नारायण सिन्हा जी बिहार में राज्यपाल रहे, ठीक है, बिहार के राज्यपाल रहे। अर्जुन सिंह जी, ठीक है, पंजाब में रहे, और मोतीलाल बोहरा उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नहीं, देखो इसमें से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हैं। जीएस वर्मा भी रहे, अरविंद बोबड़े भी रहे, पी के तरे नहीं रहे। पी के तरे का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है। तो इसमें अरविंद शरद बोबड़े रहे हैं, जीएस वर्मा भी रहे हैं, एम हिदायतुल्लाह रहे, लेकिन पी के तरे नहीं रहे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभी तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक यदि हम देखें 27 बार लाया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार हम देखें तो ये लाने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, किस मुख्यमंत्री के समय आए थे, तो अर्जुन सिंह के समय सबसे ज्यादा बार, सर्वाधिक 5 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ठीक, तो 27 बार अर्जुन सिंह के विरुद्ध, मुख्यमंत्री जब अर्जुन सिंह रहे हैं, इनके विरुद्ध सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, इस सब बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एमपी ऑनलाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो भैया एमपी ऑनलाइन, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो यदि हम देखें टीसीएस और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है, 2006 से ये प्रारंभ कर दिया गया था। हालांकि एक्चुअल सेवाएं 2007 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई है? तो ये पिछले वर्ष की गई थी, 1 जनवरी 2025 से इसे लागू किया गया। पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। अनुच्छेद दिए हुए हैं भैया, अनुच्छेद दिए हुए हैं और आपके प्रावधान दिए हैं। किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है ये आपसे बोल रहे हैं कि बताओ, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 243A 243A बोलता है ग्राम सभा के गठन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 243D ये सीटों के आरक्षण की बात कर रहा है। अनुच्छेद 243E ये पंचायतों के कार्यकाल की बात कर रहा है। अनुच्छेद 243K ये आपके पंचायतों के चुनाव की बात कर रहा है। आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस धारा के तहत जबलपुर को उच्च न्यायालय बनाया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के तहत जबलपुर में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? ये कह रहे हैं, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि बताओ भैया कौन सी धारा थी? तो ये 49(1) थी, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1). निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कर दो। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती मुख्य न्यायाधीश नहीं सरोजिनी सक्सेना रही। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश जीएस वर्मा रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश जीसी सोहानी रहे हैं।
ठीक है। तो सर्वाधिक समय तक जीएस वर्मा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और पीवी दीक्षित सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के क्या रहे थे, मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो जेएस वर्मा नहीं रहे हैं, ये कथन क्या है, असत्य कथन है, ये बात आप ध्यान रखना। पीवी दीक्षित सबसे लंबे समय तक, ठीक है, हम कहें तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। सुहानी जी केवल 2 दिन के लिए बने थे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा आर्टिकल है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त? जैसे कोलकाता है तो कोलकाता आपके अंडमान निकोबार के लिए भी क्या करती है, कोलकाता हाईकोर्ट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा अनुच्छेद है भैया, तो ये था 231 अनुच्छेद 231, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर देता है, ठीक है। वर्तमान जैसे चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए काम कर रहा है। वर्तमान मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? विधानसभा की अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात की गई, कभी भी ऐसा आए तो एससी एसटी जरूर लिख लिया करो। 47 एसटी के लिए है, एससी के लिए 35 है, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर कौन थी? तो ये थी जमुना देवी जी, ठीक है। पहली दो कब बनी थी ये, 2003 में ये प्रोटेम स्पीकर बनी थी। पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। कब बनी थी? दिग्विजय सिंह जी के समय 1998 में बनी थी। इनकी जो विधानसभा होती थी, कुच्ची विधानसभा धार से आती थी, कुच्ची विधानसभा धार से ये आती थी। और यदि मैं इनके बारे में बताऊं तो आप ध्यान रखना कि ये कुच्ची विधानसभा धार से आती थी और इन्हें बुआ जी के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश की राजनीति में। और ये आपके नेता प्रतिपक्ष, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। कौन रही हैं? तो जमुना देवी जी रही हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो ये रही हैं उमा भारती जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा में लंबे समय तक विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? सबसे लंबे समय तक विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रहा भाई इनमें से, ये पूछ रहे हैं, बताओ भाई, ठीक है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, ये प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उपाध्यक्ष सबसे लंबे तो रहे हजारीलाल रघुवंशी। कौन रहे हैं? हजारीलाल रघुवंशी जी रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हम देखें नेता प्रतिपक्ष के संबंध में असत्य कथन का चयन कर दीजिए। यह सदन में विपक्षी दल का नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। सदन में विपक्षी दल का नेता, ठीक है। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, सही है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता चंद्र प्रताप तिवारी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, कौन थे भैया? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष तामसकर जी थे, ठीक है। विश्वनाथ यादव राव तामसकर जी, ठीक है। हाँ चलो, सत्य कथन का चयन करो। 162 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 73 राज्य के विधानमंडल के 17 अवसान और विघटन। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा राज्य के विधेयकों पर अनुमति। 203 वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो रहा है भैया? जो आर्टिकल 200 है, राज्यपाल द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति दी जाती है, विधेयकों पर नहीं, बिलों पर, ठीक है। तो सत्य कथन का चयन यही है, विधेयकों या बिलों पर अनुमति। सलाह वाला तो कौन सा आर्टिकल है? 163 है, ठीक। 174 में ये विधानमंडल का विघटन, 174, ये 163 है, ठीक। बजट का विवरण 202 में, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? सबसे कम समय तक प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं, ये पूछ रहे हैं भैया। पीवी दीक्षित, ठीक है, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा या केएम चांडी। कौन रहे हैं? पीवी दीक्षित, ठीक है, पीवी दीक्षित। ये मुख्य न्यायाधीश सबसे लंबे समय तक रहे, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कम रहा है इनका। मध्य प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? द्वितीय राष्ट्रपति शासन जब 1980 में लगा, ठीक है, 1980 में लगा ना द्वितीय राष्ट्रपति शासन, ठीक है। इस समय यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो ध्यान रखेंगे, पहला सत्यनारायण सिन्हा के समय, दूसरा सीएम पुनाचा के समय, सीएम पुनाचा के समय, ठीक है, और तीसरा लगा था महमूद अली खां के समय, तीसरा 1992 में लगा था, ठीक। मध्य प्रदेश में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई मध्य प्रदेश में 2018 से की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? दक्षिण उज्जैन विधानसभा क्षेत्र से है, ठीक है, 19वें सीएम है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संबंध में सत्य कथन का चयन करिए। राज्य का द्वितीय नागरिक सेवक होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पहली महिला सचिव वीरा राणा थी, ये गलत है, ठीक है। दूसरे मुख्य सचिव श्री RCVP नरहुन्ना थे। दूसरे मुख्य, इन्हीं पर है नरहुन्ना प्रशासनिक एकेडमी जहां आपको जाना है, ठीक है, यही है आपके 96 नंबर क्वेश्चन, और CP नरहुन्ना एकेडमी जहां पर आपको जाना है, ठीक है। और यही कथन आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नागरिक सेवक तो पहले होते हैं, तो ये तो प्रशासनिक नियुक्ति है ना इनकी नियुक्ति तो क्या है, प्रशासनिक नियुक्ति। मुख्य सचिव सीनियर IPS होते हैं, नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे ना, मुख्यमंत्री करते हैं। जिला योजना समिति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करो। जिला योजना समिति के संबंध में असत्य कथन का हमें क्या करना, चयन। अनुच्छेद 243Z(D) का संबंध जिला योजना समिति से। मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति 19 अप्रैल 1998 को पारित किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला योजना समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत करने का प्रावधान है। असत्य कथन बताना था हमको इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इसका गठन 19 मई 1998 को, जो कि गलत है, 1995 को किया गया था, तो असत्य कथन यही है। फिर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग 29 जून 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भोपाल में मुख्यालय है, ये ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी थे भैया। कौन थे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी थे, ठीक है। जब गोविंद सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये क्या बनते हैं? उप मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा टेस्ट थे, उसके क्वेश्चंस थे। MPPSC प्रीलिम 2026 टारगेट बैच है। आप ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत शानदार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 599 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। और रामबाण अभ्यास पुस्तिका आप फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, तो वहां से जुड़ सकते हैं। और आप में से किसी साथी को मेंटरशिप चाहिए है, तो अमित सर जी के नेतृत्व में मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसे आप ज्वाइन करके बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के इस टेस्ट डिस्कशन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।